all and welcome to ClatPoint. So today we'll see what has happened in the courts in the whole of March. This is the champions batch for CLAT PG. So if you're preparing for your CLAT PG, please take the benefits of the offers that we are giving, enroll yourselves and get started with your preparation. So the first case is Messrs. A.K. Sarkar and Company versus the state of West Bengal. The bench was of Justice Uria and Justice Varale. Now here what happened was that there was a food inspector, and while inspecting the go down of the appellant, he took some samples of the sugar boiled confectionaries which were kept for sale for human consumption. जो फूड एक्ट है हम लोग के, उसके अंडर एक फूड इंस्पेक्टर होते हैं जो कि जाके और इंस्पेक्ट करते हैं कि जो सामान ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बेचा जा रहा है, इज इट फिट फॉर कंजम्पशन और नॉट. अब वो कैसे देखा जाता है? देयर आर सर्टेन लेबोरेटरीज, वहाँ पे भेजा जाता है जो आपका इंस्पेक्शन के दौरान सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं, वो लेबोरेटरी भेजे जाते हैं और फिर वहाँ पे टेस्टिंग होती है और पता लगता है कि इसमें इस पर्टिकुलर फूड आर्टिकल में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं. उसी से पता लगता है इफ़ इट इज़ अडल्ट्रेटेड और नॉट. तो इस केस में ये समझ में आया था कि अच्छा अडल्ट्रेटेड तो नहीं है, लेकिन जो उसके अंदर है, जो उस फूड में है, वो सब कुछ प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर्स पैकेट पे नहीं लिखे थे. तो वन ऑफ द वेरी मेजर रिक्वायरमेंट्स इज इंडिया के फूड प्रोडक्ट्स के लिए वो ये है कि आपका जो कवर होता है फूड प्रोडक्ट्स का, उसमें हर एक इंग्रेडिएंट मेंशन होना चाहिए है कि इसमें क्या क्या पर्टिकुलर्स हैं. सो दस इसमें यहाँ पे नहीं था. सो इट वाज दस अ वायलेशन ऑफ रूल 32C एंड F ऑफ प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन रूल्स 1955. नाउ व्हाट डिड द कोर्ट से? इसमें हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? आर्टिकल 20. So these are the facts, but what is important for us is the constitutional aspect of what the court said. The above provision, that is Article 20 Clause 1, which was discussed in the court that time, does not prohibit this court to award a lesser punishment in a befitting case. When this court is of the opinion that a lesser punishment may be awarded, since the new law on the penal provision provides a lesser punishment, that is lesser than what was actually applicable at the relevant time. अभी general प्रिंसिपल क्या है कि जिस टाइम पे किसी भी इंसान ने कोई भी क्राइम या रॉन्ग कमिट किया है, उस टाइम पे लॉ क्या कहता है उसके हिसाब से वो जज होता है. सो इफ टुडे अ पर्सन डज एनीथिंग विच इज नॉट रॉन्ग इन द आइज ऑफ लॉ, देयर इज नो लॉ विच प्रोहिबिट्स हिम डूइंग द सेम, और कल को एक लॉ आ जाता है जो उसी काम को प्रोहिबिट कर देता है, इलीगल कर देता है. तो आज जिस इंसान ने वो काम किया है या आज तक जितने भी लोगों ने वो काम किया है, आप उनको पनिशमेंट नहीं दे सकते. ठीक है? द डेट ऑन विच द एक्ट इज कमिटेड, उस हिसाब से हमेशा पनिशमेंट मिलती है, या ये देखा जाता है पनिशमेंट मिलनी भी है या नहीं. तो अगर आज किसी भी चीज़ की लेट्स से 5 years की पनिशमेंट है और कल उसकी बढ़ा के 10 years ऑफ पनिशमेंट हो जाती है, तो हमें आज के हिसाब से पनिश किया जाएगा. ठीक है? लेकिन अब सवाल ये आता है कि आज 5 साल की पनिशमेंट है, कल वो लॉ चेंज होके और वो 3 साल की पनिशमेंट हो जाती है. ठीक है? वो कम हो जाती है, इवेंचुअली उसका पनिशमेंट कम कर दिया जाता है. तो नाउ कैन आई टेक, और द पर्सन हु इज इन द एक्ट कैन टेक एडवांटेज ऑफ द लेसर पनिशमेंट. तो इस पे कोर्ट कह रहा है कि यस, कोर्ट लेसर पनिशमेंट अवॉर्ड कर सकता है, इवन दो जिस दिन क्राइम हुआ है उस दिन आइडियली जो लॉ है वो ज्यादा पनिशमेंट प्रिस्क्राइब कर रहा था. द प्रोहिबिशन कंटेन्ड इन आर्टिकल 20 of India is on of Constitution of India is on subjecting a person to a higher punishment. आप higher punishment नहीं दे सकते हो. आज 5 साल थी, कल 10 साल हो जाएगी, तो आप 10 साल की punishment नहीं दे सकते. पर अगर आज 5 है और कल 3 हो जाएगी, then you can give the court will give the 3 years punishment rather than the 5 years punishment applicable for that crime at the time of commission of the crime. There is no prohibition for the court to impose a lesser punishment which is now applicable for the same crime. नेक्स्ट केस आता है ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट है. इसमें डिवीजन बेंच थी जस्टिस मनोज गुप्ता एंड जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की. इसमें क्या बोला था? इट इज वेल सेटल्ड दैट पीनल एंड फिस्कल प्रोविजंस मस्ट बी स्ट्रिक्टली कंस्ट्रूड, एंड सिंस द ऑर्डर इम्प्यूग्न्ड इज
fiscal in nature, the burden to establish the guilt or wrong of the petitioner, if any, lay upon the respondents, and it cannot be shifted or fastened upon the petitioner to prove negatively. जो पीनल और फिस्कल लॉस होते हैं उनका जनरल रूल ये है कि अगर आप किसी पर इल्जाम लगा रहे हैं कि इस इंसान ने कुछ गलत किया है अंडर एनी पीनल और फिस्कल प्रोविजन, तो आपको प्रूफ करना होगा कि उसने गलत किया. वो इंसान अपने को डिफेंड नहीं करेगा. ठीक है, पहले आपको प्रूफ करना होगा कि उसने कुछ गलत किया, तब वो डिफेंड करेगा. हम लोग की एडवर्सरियल सिस्टम है इंडिया में. ठीक है, that is to say that in case the respondents wanted to saddle the petitioner with levy of royalty or other penal charges, it was for them to establish beyond reasonable doubt that the activity done by the petitioner would fall within the meaning of illegal mining operation. यहाँ इस केस में illegal mining की बात हो रही थी, तो कोर्ट ने कहा पहले आप इसको साबित करिए कि यहाँ पे illegal mining operation हो रहा था. As regards interpretation of penal or fiscal statute, it is well settled that if two views of or construction are possible, the court must lean towards the view or construction which exempts the subject from penalty rather than the one which imposes the penalty. इंडिया में हमेशा अगर फॉर एग्जाम्पल कोई केस है जहाँ पे 50-50 है कि बेल मिलनी चाहिए या बेल नहीं मिलनी चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स हैं जिसमें कहा गया है कि ऐसे में यू टिल्ट टू द साइड जहाँ पे बेल मिलनी चाहिए. सिमिलरली अगर ये है कि पेनल्टी मिलनी चाहिए या नहीं पेनल्टी मिलनी चाहिए, तो कोर्ट मस्ट लीन टुवर्ड्स साइड जहाँ पेनल्टी नहीं मिलनी चाहिए. एम राधेश्याम लाल, आई एम सॉरी इफ द प्रोनाउंसिएशन इज रॉन्ग, वर्सेस संध्या. अगेन डिविजन बेंच, दिस इज इन सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस अभयोका एंड जस्टिस उज्जवल भुयन. नाउ कोर्ट ने एडवर्स पोजेशन की बात की है. एडवर्स पोजेशन क्या होता है? एक घर है जो ए को बिलोंग करता है. ठीक है, ये ए के नाम पे है, ये ए का घर है. ए वहां रहता नहीं है. बी खुलेआम आराम से इस प्रॉपर्टी पे रह रहा है. ठीक है, फॉर 12 और मोर ईयर्स. इंडिया के हिसाब से 12 ईयर्स या उससे ज्यादा रहना होता है. सबको पता है कि वो रह रहा है. सबको पता है कि ये मकान बी का नहीं ए का है. बी को भी पता है कि ये मकान उसका नहीं है. देयर इज नो कंफ्यूजन हियर दैट बी डज नॉट think that it is his property. It's not like A and B are brothers and there's a dispute और अभी confusion है कि ये किसके नाम पे है, A के या B के. नहीं, it's very clear that it is the ownership of A but it is in the possession of B. छुप के नहीं रह रहा है, adverse possession है और 12 years या उससे ज्यादा का है. तब जाके ये होगा कि अब 12 साल बाद जब A आएगा कहेगा B यहाँ से जाए, तो B कहेगा कि है तो ये A की प्रॉपर्टी, बट क्योंकि I have been living here for 12 or more years, I have the right through adverse possession. ठीक है, now let's see what did the court say कि adverse possession proof करने के लिए क्या important points हैं. The plaintiff must plead and prove that he was claiming possession adverse to the true owner. The plaintiff must plead and establish the factum that his long and continuous possession was known to the true owner. A knows कि B यहाँ रह रहा है. ठीक है, ये नहीं कि छुप के रह रहे हैं. ए अमेरिका में है, उसको पता ही नहीं है कि यहाँ पे कोई और रह रहा है. C, the plaintiff must also plead and establish when he came into possession. उसको ये establish करना होगा कि 12 साल हो गए, उसके लिए उसे बताना होगा कि कब से वो रह रहा है. And the plaintiff must establish that his possession was open and undisturbed. ठीक है, सबको पता था और बीच में ये नहीं कि 1 साल रहे फिर कहीं चले गए, 2 साल फिर रहे, फिर आके ए ने कहा कि निकलो यहाँ से. ये सब कुछ नहीं, बहुत ही आराम से सुकून से has been living there for 12 or more years. ठीक है, ये सारी बातें प्लेंटिफ को बतानी होती हैं. If you are saying that I adversely possess this place, you have to prove the 4 points. It is a settled law that by pleading adverse possession, a party seeks to defeat the rights of the true owner, and therefore there is no equity in favor. After all, the plea is based on continuous wrongful possession. तो बात ही ये है कि wrongful ही possession है. ठीक है, कोई ये क्लेम नहीं कर रहा है कि possession rightful है, but the fact कि वो 12 साल से ज्यादा से यहाँ रह रहा है and everybody knew that he was in wrongful possession and nobody kicked him out is where his rights come into being. Therefore, the facts constituting the ingredients of adversarial possession must be pleaded and proved by the plaintiff. ये सारी बात plaintiff को prove करनी होती है. ठीक है, हरिवंश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है. जस्टिस सुभाष विद्यार्थी. नाउ
What did the court say? कोर्ट ने यहाँ पे 319 की बात की है CRPC. As per the provisions contained in Section 319, Clause 4 of CRPC, the proceedings can commence afresh only against the accused who has been summoned under Section 319 of CRPC and not against all accused parties. 4 लोगों पे केस चल रहा है, ऐसा लगा एक पे और होना चाहिए था, उसको बुलाया गया और उस पे शुरू से ट्रायल होगा. इसका ये मतलब नहीं है कि 3 और लोगों पे भी शुरू से ट्रायल होगा, नहीं. इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि सबको फिर से पूरा ट्रायल लेना पड़े. In these circumstances, only the accused who has been summoned under 319 has the right to cross-examine the witness, and the person who were accused since before and who had already availed opportunity of cross-examining have no right to cross-examine the witness again. बार बार सारी चीजें नहीं चलती रहेंगी, अदरवाइज ये बहुत प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा जो ट्रायल होगा. A bare reading of Section 319 Clause 4 CRPC indicates that where a person is summoned under 319 Clause 1 to face trial, the proceedings shall be commenced afresh and the witness reheard only in respect of such person and not in respect of all accused persons. सारे accused person पे retrial नहीं कर सकते आप. Section 311 CRPC confers the right power on the court to summon any witness at any stage of the inquiry, trial or other proceedings, but the power has to be exercised only when it is essential for just decision of the case. तो कोर्ट के पास पावर तो है 311 के अंडर कि वो किसी को भी बुला ले, लेकिन फिर भी कोर्ट को ये बात ही ध्यान से ये पावर एक्सरसाइज करनी चाहिए, and it should not prolong the trial or it should not come as a second trial to everybody there. Now the next case is Messrs Sapson Agency Private Limited versus Messrs Harihar Polymers. ये है दिल्ली हाई कोर्ट का केस. यहाँ पे क्या हुआ था, जस्टिस जलान की बेंच है, एंड हियर व्हाट हैपेंड इज कि जो कमर्शियल कोर्ट एक्ट है उसमें ये कहा गया है कि कभी भी अगर केस आएगा कमर्शियल कोर्ट एक्ट के अंडर तो पहले प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन में आप कंपनीज जाएंगी. जब वो मीडिएशन नहीं हो पाएगा तो आप कमर्शियल कोर्ट आएंगे. अब यहाँ पे क्या हुआ, प्लेंटिफ को चाहिए था कि ये एग्जेम्पशन मिल जाए इस प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन से, on the grounds that the parties made an attempt to settle the matter in mediation in the course of proceedings under 138 of Negotiable Instrument Act but were unsuccessful. प्लेंटिफ का ये कहना था कि मीडिएशन हम लोग ट्राई कर चुके हैं 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर, वहां पे नहीं हुआ तो हम लोग यहाँ फिर से क्यों करें, तो प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन का हटा दो, एग्जेम्प्ट कर दो हमारे लिए. कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट सेड दैट इन पटेल Automation Limited versus Rakheja Engineers, the court has examined the purpose behind the requirement of pre-institution mediation and held that any suit instituted violating the mandate under 12A, ये जो 12A है यही है जहाँ पे pre-mediation के लिए कहा गया है, pre-institution mediation के लिए. तो अगर यहाँ पे आप नहीं कर रहे हैं pre-mediation institution, must be visited with rejection of the plaint. आपकी plaint reject हो जाएगी, कोर्ट उस पर आगे कुछ नहीं करेगा और सीधे सीधे कह देगा दैट वी आर रिजेक्टिंग द प्लेंट. आप जाइए पहले अपना प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन करवाइए, उसके बाद अगर दैट डज नॉट कमेंस इनटू एनीथिंग फ्रूटफुल तो आप यहाँ आइए. और ये कोर्ट सुओ मोटो कर सकता है, जरूरी नहीं है कि सामने वाली पार्टी आके बोले कि 12A नहीं लगा है. कोर्ट खुद से ही कह सकता है कि 12A के अंडर आप नहीं गए इसलिए आप जाइए पहले वहां. नाउ अनदर केस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, जस्टिस विभू बाखरू एंड जस्टिस अमित महाजन का, ये आईपीआर का केस है. इसमें क्या हुआ था कि जो रिस्पोंडेंट से, जो डिश टीवी के नाम से ब्रांड है वो रिस्पोंडेंट से यहाँ पे, एंड दे केम टू नो अबाउट द यूज ऑफ इम्प्यून्ड मार्क. इम्प्यून्ड मार्क मतलब कि द मार्क विच इज इन क्वेश्चन वो कौन सा है, फ्री डिश. फ्री डिश कौन यूज कर रहा था, दूरदर्शन. तो डिश टीवी इनका नाम है, ब्रांड नेम है, और दूरदर्शन फ्री डिश का नाम यूज कर रहा था अपने किसी चीज के लिए, in respect of the identical service being provided by the respondent. The respondent filed a suit for permanent injunction under Order 39, Rule 1 and 2 of CPC against the appellant for infringement of trademark, copyright, passing off, misrepresentation, retentions of accounts and damages. उन्होंने ये कहा कि भाई ये नाम हम यूज कर रहे हैं, ये तो सबको कंफ्यूजन हो जाएगा, डिश टीवी हमारा नाम है, अभी आप लेके आए हैं नाम फ्री डिश, तो ये बहुत ही सिमिलर नाम है, सेम सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, देयरफॉर कोर्ट से रिक्वेस्ट किया गया कि इनको ये नाम यूज करने से रोकें और जितना भी हमें नुकसान हुआ है उसके पैसे हमें दिए जाए. नाउ व्हाट डिड द कोर्ट से, द सूट फॉर इंजंक्शन वाज फाइल्ड बाय रिस्पोंडेंट अंडर सेक्शन 29 क्लॉज 1 ऑफ द
Trademarks Act. In terms thereof, the plaintiff is entitled to an order of injunction in case it is established that trademark used by the defendant is identical or similar to the registered trademark of the plaintiff, and it has been used to market the goods and services which are also identical or similar. अब क्या होता है, इंजंक्शन कब मिलता है? अगर वो ट्रेडमार्क ऐसा है जो कि आइडेंटिकल है या सिमिलर है, या तो एकदम एक सा है वरना बहुत मिलता जुलता है, और सर्विसेज सेम है, ठीक है। और इस तरह का है कि अगर कोई इंसान जाएगा मार्केट में तो वो कंफ्यूज होगा, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जहाँ पे देयर विल बी अ कंफ्यूजन बाय फॉर द पीपल कि अच्छा ये दोनों अलग मार्क्स हैं, ये दोनों सेम मार्क हैं. It is not a dispute that the services provided by the appellant are similar to the services provided by a respondent. That is, DTH services by installation of set-top box and a dish antenna. तो ये प्रॉब्लम नहीं है उनको कि हमारी जैसी सर्विसेज दे रहे हैं, ये प्रॉब्लम है कि नाम में डिश यूज कर रहे हैं. In such a case, if it is found that the marks are identical or similar, the same would be sufficient to presume a likelihood of confusion. It has been held in several decisions that it is not correct to take a portion of the mark. Dish TV, दो नाम है, dish and TV. अब आप इसका एक पोर्शन लेके मार्क का एंड कंपेयर इट विद द corresponding portion of the competing mark, ये बात गलत है. डिश टीवी एक नाम है और दूसरा नाम है फ्री डिश. अब दोनों का डिश और डिश उठा के कह रहे हैं कि ये अब हम कंपेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सिमिलर है. The true test is whether the mark when seen as a whole, पूरे में आप जब देखते हैं, is likely to cause deception or confusion in the minds of persons of average intelligence and imperfection recollection. ये ट्रेडमार्क का दिस इज द लिटमस टेस्ट, ठीक है, जहाँ पे ये देखा जाता है कि अगर ये मार्क कोई एक ऐसा इंसान देखे जिसकी एवरेज इंटेलिजेंस है, नॉट अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, वेरी एवरेज इंटेलिजेंस, और वो इंसान जिसका परफेक्ट रिकलेक्शन है, वो सोचेगा अच्छा इस तरह का हमने देखा था, शायद ये डिश टीवी वाला ही होगा, ऐसा ही तो नाम है उसका भी. ये नहीं होना चाहिए, ठीक है. तो इम्परफेक्ट रिकलेक्शन के इंसान को विद एवरेज इंटेलिजेंस देखा जाता है कि क्या कंफ्यूजन होगा. तो conflicting marks are to be compared by looking at them in its entirety rather than breaking into parts. ये नहीं कि डिश टीवी का डिश ले लिया कि अब बस पूरे में कहीं कोई डिश यूज नहीं कर सकता. It is however true that it is permissible to consider the dominant feature of the composite mark for determining if the competing mark is similar or not. अब अगर कोई ऐसा आपका मार्क है जो कॉम्पोजिट मार्क है, यानी कि दो चीजें एक साथ काम कर रही हैं, तो देखा जाएगा कि हाँ भाई, जैसे कोका कोला है फॉर एग्जांपल, तो अब कोई कोका और कोला के बजाय कोबा या लोला और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट कर दे, और पीछे जो उनका रेड है सिंबल उसको भी सेम यूज करें, तो क्या होगा, टोटलिटी में देखा जाएगा कि हाँ कोला कोला तो ठीक है, आप ये नहीं कंपेयर कर सकते हो कि अब कोई कोला ही नहीं यूज करेगा, बट पूरा जो मार्क है एक साथ वो सिमिलर है, तो जो पूरा उसका डोमिनेंट फीचर है वो कोला है, ठीक है, या कोका है. तो यहाँ पे कहा जाएगा कि भाई जो फुल्ली हम देख रहे हैं एक मार्क को, उसका जो डोमिनेंट फीचर है वहां पे कंफ्यूजन हो सकता है लोगों को. However, it is not permissible to hold a mark as deceptively similar by examining a portion of mark and comparing it with the other portion of mark if compared as a whole are not similar. तो अगर दोनों अलग अलग पूरे पूरे देख रहे हैं और कुछ भी कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, तो फिर आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये दूसरे को आप बात नहीं कर सकते हैं. A bare visual comparison of the two marks show that apart from the word dish there is no other similarity. पूरा पीछे का लोगो, लिखने का तरीका, हर चीज एक ही जाती है, और कोर्ट ने कहा कोई सिमिलैरिटी नहीं है एक्सेप्ट द वर्ड कि यहाँ डिश दोनों में यूज हुआ है. The word DD has been associated with the appellant's trademark and reputation over the decades. The existence of the word DD as a part of appellant mark, in our opinion, is prima facie sufficient to indicate to general public the distinctive origin of the appellant services. यहाँ पे दूरदर्शन की बात हो रही है, तो उनका जो सर्विस थी उसमें DD भी यूज किया गया था, ठीक है, DD डिश सर्विस और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. There is no likelihood of confusion in the minds of purchasing public as to origin of the services. तो इसलिए कोर्ट ने कहा DD बहुत पुराना है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा किसी को भी कि कौन सा सर्विस किसका है. So that's all for this month. Thank you so much and see you next month. Bye bye.